हेलो एवरीवन, आप मिल रहे हैं डॉक्टर प्रियंका वासवानी से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पे जो मुझे बहुत पसंद है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिक डिस्कशन लाइक इसकी एनाटॉमी के बारे में हम जानेंगे कि ये होता कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, है ना, व्हाट आर इट्स फंक्शन, मतलब इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत बेसिक जो थायराइड ग्लैंड है उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो नॉर्मली थायराइड ग्लैंड होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या इसकी फिजियोलॉजी है और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं और पैथोफिजियोलॉजी कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बहुत बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी एनाटॉमी से। सो व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? इट इज बेसिकली एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड बेसिकली हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे प्रोड्यूस करके और किस वे में सिक्रीट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के कौन से हो गए? एक हो जाएगा एंडोक्राइन, दूसरा हो जाएगा एक्सोक्राइन और तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। समझते हैं। देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसको हम एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये कुछ ना कुछ सब्सटेंस को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिक्रीट करते हैं इसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। मतलब किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली बन रहे हैं और ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट हो रहे हैं अंदर। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम डक्ट लेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले तो हमारे थायराइड ग्लैंड आ जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड आ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड आ जाएगा, पीनियल ग्लैंड आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके? एंडोक्राइन ग्लैंड के। अब आ जाते हैं एक्सोक्राइन क्या होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? कुछ ना कुछ सब्सटेंस बनाया, ठीक है, और फिर उसको सिक्रीट कैसे किया? ऑन द सरफेस, ठीक है, थ्रू डक्ट्स। तो इसको डक्टाइल ग्लैंड्स या डक्टल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो जाएंगे? जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, और उसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा, स्टोमल ग्लैंड्स हो जाएगा। ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं ये एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे एक्सोक्रीन ग्लैंड्स के। ठीक है, फिर आता है मिक्स्ड ग्लैंड। अब मिक्स्ड क्यों बोला है? क्योंकि ये एंडोक्रीन वाला फंक्शन भी इसमें होगा इन ग्लैंड्स में और एक्सोक्रीन वाला फंक्शन भी होगा। जब दोनों फंक्शंस किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड में हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे, है ना। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा टेस्टिस आ जाएगा, ओवरीज, ठीक है, तो टेस्टिस, ओवरीज और पैंक्रियास। ठीक है, तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? मिक्स्ड ग्लैंड्स के। अब हमें समझ में आ गया कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमें ये भी समझ में आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारा थायराइड ग्लैंड क्या है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हमें समझ में आ गया। ये बटरफ्लाई शेप का होता है। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो हमारा नेक का लोअर पार्ट है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द लोअर नेक पोर्शन। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? पोजीशन हो गई। और ट्रैकिया जो हमारी ट्रैकिया होती है, इसके आइदर साइड में, मतलब इसके लैटरली लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसके दोनों लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बटरफ्लाई होती है उसकी 2 विंग्स होते हैं ना, वैसे ही इसके 2 लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, तो ट्रैकिया के आइदर साइड में ये ग्लैंड के 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। ठीक है, 2 लोब्स प्रेजेंट हो गए। अब ये जो दोनों लोब्स हैं, ये जहाँ जहाँ के इनका जंक्शन हो रहा है, जहाँ जुड़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन हो गई थायराइड ग्लैंड की, है ना। स्ट्रक्चर समझ लिया थोड़ा सा। अब आ जाते हैं इसके डायमेंशंस पे। तो एक एवरेज डायमेंशन हम इसका समझेंगे। अगर हम लेंथ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कंसीडर की जाती है, एवरेज। ठीक है, विड्थ की बात करें हम इसकी तो 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये डायमेंशंस हो गए। वेट की बात करें तो 25 to 30 ग्राम्स
का एवरेज वेट इसका लिया जाता है थायराइड ग्लैंड का। और मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ये थोड़ा एनलार्ज्ड होता है जनरली, ठीक है, जनरली एनलार्ज होता है। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम में जनरली मतलब फिजियोलॉजिकली ये थोड़ा और एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक हो गया इसका, हमने ये समझ लिया। अब आ जाते हैं हम इसकी ब्लड सप्लाई पे। तो इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टरी से। सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। जाते हैं हम इसके वेनस ड्रेनेज पे। तो इसमें 3 वेन्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है सुपीरियर थायराइड वेन, दूसरी इन्फीरियर थायराइड वेन और मिडिल थायराइड वेन। तो ये 3 वेन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं इसके वेनस ड्रेनेज में। फिर इसके बाद क्या आ जाता है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो 4 लिम्फ नोड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन से इन्वॉल्व होते हैं? देखो, जो उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स है ना, उसी के बेसिस पे उसके नाम डिसाइडेड है। पहला हो जाएगा सर्वाइकल, दूसरा हो जाएगा प्री लैरिंगियल, थर्ड हो जाएगा प्री ट्रैकियल और फिर फोर्थ पैराट्रैकियल। आसपास के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग उनके नाम होते हैं। बहुत जनरली इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा नर्व सप्लाई। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उससे 2 मेन नर्व्स निकलती हैं। कौन सी? लेफ्ट एंड राइट रिकरेंट लैरिंगियल नर्व, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है इसकी नर्व सप्लाई। अब हमने क्या पढ़ लिया है? हमने एनाटॉमी पढ़ ली है। आ जाते हैं हिस्टोलॉजी पे। तो हिस्टोलॉजी में देखो क्या है इसकी। जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये बेसिकली फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। अब जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स मिल जाते हैं और बनाते हैं एक फॉलिक्यूल। एक नहीं, बहुत सारे फॉलिक्यूल्स। उसके आसपास में ऐसे साइड में पड़े रहते हैं। कौन से? पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं फॉलिकल के, है ना, ये बनाते हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, ठीक है। T3 हार्मोन को क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। T4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो पैराफॉलिकुलर जो सेल्स हमने जिसकी बात करी, वो क्या बनाते हैं? वो तीसरा हार्मोन बनाते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। अब उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हिस्टोलॉजी हो गई, बेसिक हिस्टोलॉजी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं नॉर्मल फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस ऑफ T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो जो T3 और जो T4 हार्मोन्स होते हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? हमारे बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको इंक्रीज करते हैं। कुल मिला के काम ये है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन है। इस मशीन को चलाते हैं, ये चलवाने का काम करते हैं फास्ट फास्ट। और जब कोई मशीन चलती है तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोडक्शन का काम भी हो रहा है। तो ये 2 काम कौन कर रहे हैं अपने? T3 एंड T4। कैल्सिटोनिन क्या करता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने का काम करता है हमारा कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैसे करता है हमारा ये कैल्सिटोनिन काम? तो देखो, जो कैल्सिटोनिन होता है क्या करेगा? ब्लड स्ट्रीम में अगर ब्लड में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा कैल्शियम, इसको उठाएगा, ले जाएगा बोन्स के पास और बोन्स में जाके स्टोर करेगा। पहले तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है? जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, उसमें इसका रीअब्जॉर्प्शन रोक देता है और यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। एक्स्ट्रा बचा हुआ जो कैल्शियम घूम रहा है हमारी बॉडी में, तो उसको बाहर निकाल देता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे ये कैल्सिटोनिन हमारे बॉडी में अगर ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करता है, ठीक है। इसी का ही उल्टा काम करता है हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। वैसे तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ना चाहिए अपन को पहले, बट ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्या होता है? जैसे कैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है ना, इसी का उल्टा काम करेगा हमारा क्या? पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है कि जैसे कम हो गया कैल्शियम, है ना, तो कम हो गया तो बोन्स में से उठाएगा, बोन्स को थोड़ा सा तोड़ेगा मरोड़ेगा और वहां से कैल्शियम को यूज करने लग जाएगा, ठीक है, ले आएगा ब्लड में। और फिर ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या? जैसे वो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था कि रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन को रोक रहा था, है ना, तो अब ये एब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है। बोन से उठाएगा, घुमाएगा और जो जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 2 तरीके हो जाएंगे जिससे क्या हो जाएगा कि पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा देता है। सो पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्सिटोनिन हार्मोन,
ठीक है, ये समझ में आ गया। ये बेसिक फंक्शनिंग हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे मेन बात, ठीक है, जो क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे बाकी सिस्टम्स को कैसे अफेक्ट करता है, उनकी वर्किंग को कैसे अफेक्ट करता है। जब ये नॉर्मल होता है तब कैसे अफेक्ट करता है, जब ये अबनॉर्मल कंडीशन में होता है तब ये कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है ना, तो इसमें जैसे हम कैसे हम उठ रहे हैं, कैसे हम बैठ रहे हैं, कैसे हम सो रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, ठीक है, क्या हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारी बॉडी को, हमारे हॉर्मोन्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द बेसिक फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर बॉडी एंड आवर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज हो गया, है ना, स्ट्रेस फैक्टर हो गया, स्लीप वेकअप साइकिल हो गई हमारी, न्यूट्रिशन हो गया हमारा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये स्टिमुलेट करेंगी किसको, कि कैसे हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं हमारे हाइपोथैलेमस को। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है हमारा, वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर देता है। ठीक है, अब ये जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है TRH, ये स्टिमुलेट करता है जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को, उसके पास जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और फिर वो क्या सिक्रीट कर देता है, वो सिक्रीट कर देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता पड़ रहा है, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये गया किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास, और ये जाके उसको स्टिमुलेट करता है। फिर क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो गए। अब अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैंने ये बताया ना आपको कि स्ट्रेस, हमारा जो लाइफस्टाइल है, स्लीप वेकअप साइकिल है, जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, इसके बेसिस पे ही जो जैसा स्टिमुलेशन जाता है वैसा ही इसका सिक्रीशन होता है आगे का फर्दर। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, तो ये हार्मोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बनेंगे। जब ये बहुत ज़्यादा बनेंगे तो नेगेटिव फीडबैक जाता है हमारे हाइपोथैलेमस के पास, ये फिजियोलॉजी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो वो उसकी वर्किंग को धीरे धीरे कम कर देगा। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में स्ट्रेस लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर बहुत सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी उस चीज़ का कंपनसेशन कर लेती है। बट व्हेन इट इज़ ऑन द रेगुलर बेसिस, तो फिर ये डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये पैथोलॉजी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट तक कोई भी चीज़ वर्क करती है, लाइक कोई मशीन है ना, वो वर्क करेगी, उससे हम बहुत वर्क कराएंगे तो वो एक टाइम आता है जब वो वर्क करना छोड़ती है ना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ सीन है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस के पास, फिर वो इसको धीरे धीरे कम कर देगा। और अगर कम बन रहा है, बहुत ही कमी हो गई है T3, T4 की और हमारे कैल्सिटोनिन की, तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, ताकि वो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाए। ठीक है, और यही प्रोसीजर चलेगा प्रोडक्शन का, जैसा कि मैंने आपको पूरा वर्किंग बताया ना, ये तो ये हमारी नॉर्मल वर्किंग होती है थायराइड ग्लैंड की। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, आई मीन ये तो हो गया। अब हमें डिस्कस करना है कि सिस्टम्स पे कैसे जाके ये वर्क करता है। उसके पहले हम एक और बात डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे जो T3 और जो T4 है, इनका नाम T3 और T4 क्यों है ना, और जैसे जो T3 है उसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, इसीलिए इसका नाम T3 है, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन है। और जो T4 है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, अगर हम प्रॉपर आयोडीन इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आयोडीन कम हो जाएगा, तो आयोडीन कम होगा तो T3, T4 क्या बनेंगे, कम बनेंगे ना। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हो जाता है एनलार्ज्ड, वो अपने आप खींच के बड़ा करता है ताकि हम वो बहुत ज़्यादा T3 और T4 प्रोड्यूस कर पाए।
तो जो ये कंडीशन आ जाती है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। जो गॉइटर सुना होगा आपने, दिस इज द बेसिक कंडीशन, ठीक है। ये होता है गॉइटर, ठीक है। अब सिस्टम्स पे आते हैं कि सिस्टम्स पे ये कैसे काम कर रहा है, और हमारे प्रोटीन, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे फैट्स की मेटाबॉलिज्म पे क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, सेक्सुअल साइकिल में क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, स्लीप साइकिल में क्या इसका इफ़ेक्ट होता है। अब हम इसके बारे में आराम से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। देखो, सबसे पहला फंक्शन, बेसिक फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं थायराइड हार्मोन्स का, जो कि हमने पढ़ा था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा के रखता है, मतलब रेगुलेट करता है ना। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? जिस टाइम हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में होती है, उस टाइम पे जो वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी यूज़ करती है हमारी बॉडी, है ना, मतलब जिस रेट पे एनर्जी यूज़ करती है कुछ वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये मेंटेन करती है कौन? मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब अगर हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन आती है, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी अपन ने पढ़ ली इस चीज़ की। अब पैथोलॉजी पे आते हैं कि अगर हाइपर, ज़्यादा अगर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा अगर, तो क्या होगा कि बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो फास्ट हो जाएगा। अब जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन कंजम्पशन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन की कमी होगी ना। अब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं हमको? हम डिस्निया देख सकते हैं, है ना, डिस्निया फील हो जाएगा उस टाइम उसको, पेशेंट को। और क्या क्या हो जाएगा? और उसको चेस्ट पेन हो सकता है, एक्सर्शन हो सकता है, उसको डिजीनेस फील हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो हम इनको हाइपरथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, जब हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम रिलीज हो रहा है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगा। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट जब गिर जाता है तब क्या होता है? देखो, अब ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम होगा, मतलब हमारी जो एनर्जी है वो कम यूज़ हो रही है। तो जो नॉर्मल जो फंक्शंस हो रहे थे, ब्रीथिंग, है ना, मतलब एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है। कंज्यूम नहीं हो रहा है तो मतलब जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ प्रॉपर पहुँच भी नहीं रहा है ना। तो लेथार्जिक रहेगा, पेशेंट विल बी लेथार्जिक, है ना। उसे कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा लेजी रहेगा, जल्दी थक जाएगा, तो उसका मेटाबॉलिज्म ऐसे वीक रहेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये जितना डीप हम जा सकते हैं ना उतना डीप बहुत कुछ है इसमें। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम किस डायरेक्शन में हमें सोच के चलना है। देखो, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो मैं अभी आपको बताऊंगी ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं ना तो वो एक ही पेशेंट में बहुत सारे अलग एक्सेप्शनल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो अभी मैं बताऊंगी शायद वो ना हो, क्योंकि वो एक डिजीज़ लेके नहीं आते हैं, वो बहुत सारे डिजीजेस लेके आते हैं हमारे पास जब वो आते हैं, और उनको भी नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं। एट द एंड जब उनसे नहीं संभलता है तब वो आते हैं डॉक्टर के पास, है ना। तो ये हमारा काम है कि हमें उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि होता क्या है। जब हमें नॉर्मल चीज़ें पता पड़ेंगी तभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। तो ये पॉइंट है। तो अभी मैं जो भी आपको बताऊंगी ये बहुत जनरल और बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। ये पहली सीढ़ी है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम पेशेंट्स को देखेंगे तो हमें और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्लिनिकल वाला वीडियो होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तब तक हम ये समझते हैं पहले। तो ये हमारा पहला कंप्लीट होता है अभी, ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम कि प्रोटीन के प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे अफेक्ट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा।
तो सबसे पहले तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है इसमें। फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देगा ये, है ना। मेटाबॉलिज्म फटाफट फटाफट करने के लिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस को भी जल्दी जल्दी कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। बहुत बेसिक बेसिक लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं चीज़ें, बहुत डीप नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना जल्दी काम होगा, है ना। तो ये करता है। एंजाइम्स की वर्किंग को बढ़ा देता है। एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है यहाँ पे। तो कुल मिला के प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, ये कराता है थायरॉक्सिन। अब अगर हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन हो गई, मतलब थायरॉक्सिन बढ़ गया, मतलब थायराइड हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, बहुत फास्ट और बहुत फास्ट होगा। तो अब जब ये ऐसे होगा तो क्या होता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा इसका और ये आगे बढ़ेगा, है ना। लेकिन इस कंडीशन में भी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वही एनर्जी लेथार्जिक हो जाएगा इंसान और उसका वेट लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत यूज़ हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस और ये सब कर रहे हैं, तो एनर्जी बहुत यूज़ हो रही है, इस वजह से लेथार्जिक होगा। लेथार्जिक कौन सा वाला, वेट लॉस हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है इस वजह से। अब हाइपो वाली कंडीशन में अगर हम आए, तो हाइपो वाली कंडीशन में क्या होगा, हाइपो वाली कंडीशन में जहाँ जहाँ प्रोटीन हमें मिलना चाहिए वहाँ वहाँ प्रोटीन नहीं मिलेगा प्रॉपर, क्योंकि प्रोटीन प्रॉपर बनेगा ही नहीं, तो मसल लॉस हो जाएगा, है ना। लेकिन वेट गेन होता है इसमें। जब भी मेटाबॉलिज्म कम होता है ना, तो वेट गेन होता है हमेशा, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो फैट एक्यूमुलेशन होता है, आगे पढ़ेंगे हम फैट के बारे में भी, तो फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसको भी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है एंड बढ़ता जा रहा है एंड वेट गेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वेट गेन जो है, इससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक। इससे क्या होता है, लेथार्जिक ही रहता है इंसान, ठीक है। और उसकी बॉडी में बहुत सारी कमियां रहती हैं। अब अगर प्रोटीन प्रॉपर जगहों पे नहीं पहुंचेगा, सिंथेसिस नहीं होगा प्रोटीन का, तो क्या हो जाएगा, मसल में वीकनेस होगी, ठीक है। ग्रोथ नहीं होगी, बच्चों में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन का। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इसका क्या एक्शन होता है, थायराइड हार्मोन का। तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, जीआई ट्रैक्ट में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और जो सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। तो जब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन आती है, उस टाइम क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन होगा, सेल्स में अपटेक ज़्यादा होगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो उसको कंपनसेट करने के ग्लाइकोस्यूरिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का निकलना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा कि फैट मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन का क्या काम होता है। तो थायराइड हार्मोन बेसिकली फैट को एक्युमुलेट होने नहीं देता बॉडी में, ठीक है। ये हमारी बॉडी में पूरे में घुमाता है और एक्युमुलेट होने नहीं देता, इसको स्टोर होने नहीं देता है, इसको फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक काम होता है एक तो। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा, मतलब हाइपरथायराइडिज्म वाली कंडीशन है, तो बहुत ज़्यादा ही फैट को ये कंज्यूम करेगा, मतलब हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फैट है जिसकी हमें ज़रूरत है उसको भी कंज्यूम करेगा, तो वेट लॉस हो जाएगा, जो पेशेंट होगा बहुत लीन हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये सारी चीज़ें, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा हमको, फैटी लिवर, ऐसी इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। फिर आता है वाइटामिन के मेटाबॉलिज्म में। अब देखो वाइटामिन जो है ना, एंजाइम बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो एंजाइम को बनाने में ये रेगुलेट करता है उसको, ठीक है, मतलब ये इस चीज़ को मेंटेन करता है थायराइड हार्मोन। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है तो एंजाइम्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा और वाइटामिन्स की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो हाइपरथायराइडिज्म के केस में वाइटामिन्स की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होता है जो देखने को मिलता ही है। फिर बॉडी के टेम्परेचर पे ये कैसे काम करता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब अगर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा,
ठीक है, पित्त की वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हाइपो वाली कंडीशन है तो उस पेशेंट में हमें ये देखने को मिलेगा कि जब गर्मी का मौसम है ना, समर्स में भी उसको ठंड लग रही होगी। तो ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, देखते हैं कि ग्रोथ पे इसका क्या एक्शन होता है। तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, ग्रोथ को प्रमोट करना और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये वाला काम होता है थायराइड हार्मोन का, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अगर हाइपर वाली कंडीशन आएगी, है ना, तो तो इतना कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं, बट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। एंड बेसिकली अगर हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम हाइपो की बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है और ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ग्रोथ में रिटार्डेशन आ जाता है। अब एक्शन ऑन ब्लड, तो एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो अगर नॉर्मली ये एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब आरबीसी की बनने की प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, है ना। अब अगर हाइपर थायराइडिज्म वाली कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, आरबीसी बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो पॉलीसाइथीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और यहीं पर ही हाइपो वाली कंडीशन जब रहेगी तो क्या होगा, आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करता है ये। तो हार्ट रेट में ये काम करता है। ठीक है, अब हार्ट रेट को ये रेगुलेट करता है, मतलब उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होता है थायराइड हार्मोन का। तो अगर हाइपर वाली कंडीशन होगी तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, हाइपर वाली कंडीशन में हार्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होता है इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म में और हाइपोथायराइडिज्म में। फिर उसके बाद आ जाता है, देखो ये ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, तो वैसोडाइलेशन से ये होता है कि बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत सही चलता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है ना। तो अगर हाइपर वाली कंडीशन होगी तो ठीक है, मतलब बेसिक जो हमने चीज़ें देखी कोई बहुत मेजर नहीं है अभी। बाकी हाइपो वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब उसके अलावा क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को भी ये रेगुलेट करता है, उसमें भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट अगर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बहुत ज़्यादा हो रहा है हाइपर वाली कंडीशन में, तो क्या होगा, हार्ट कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, है ना, और एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, हार्ट हो रहा है वीक। तो अगर पेशेंट इज़ ऑलरेडी वीक एंड ही इज़ एल्डरली, ही और शी इज़ एल्डरली, ठीक है, तो क्या होगा, उसको हार्ट फेलियर वाली कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और हाइपो वाली कंडीशन में क्या होगा, हाइपो वाली कंडीशन में ये होगा कि वो लेथार्जिक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन उसका कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हम आगे चीज़ें और समझ में आएंगी जब हम डिसीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करते हैं, तो रेस्पिरेटरी रेट को ये बढ़ा के रखता है, तो हाइपर वाली कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और हाइपो वाली कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये क्या इसका काम रहता है, तो ये अपेटाइट को रेगुलेट करता है। ठीक है, और फूड इनटेक को बढ़ाता है। ठीक है, और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मूवमेंट को बढ़ाता है, सिक्रीशंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो हाइपर वाली कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस बढ़ेंगे, बहुत एपेटाइट भी बढ़ेगी, बहुत सिक्रीशंस भी बढ़ेंगे, है ना, तो अब बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा तो डायरिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, और हाइपो वाली कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब अभी हमने देखा था कि ये मेंटल डेवलपमेंट में यूज़फुल होता है। ठीक है, सीएनएस के डेवलपमेंट में ये यूज़फुल होता है। तो जब अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तो क्या मेंटल रिटार्डेशन हमने देखा था, है ना, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब ब्लड फ्लो को प्रॉपर वहाँ पे चलाना, ये वाला काम रहता है इसका। ठीक है, तो ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, हाइपो अगर वाली कंडीशन है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुँचेगा तो लेथार्जिक रहेगा, उसको बहुत नींद आएगी, है ना, ये सारी चीज़ें। और एक में थोड़ा थोड़ा वाला ये अभी अपन देख रहे हैं, अगर बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें नहीं। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या होता है, अगर हाइपर वाली कंडीशन होती है तो एनजाइटी फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं हमको।
ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स पे ये क्या काम करता है, तो स्केलेटल मसल्स को बहुत ज़्यादा मतलब विगरसली यूज़ करना, ठीक है, मतलब नॉर्मली। फिर उसके बाद अगर बढ़ जा रहा है, हाइपर वाली कंडीशन आ रही है, तो मसल्स और भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो वीक हो रहे हैं, लेथार्जी हो रही है, ठीक है। और हाइपर वाली कंडीशंस में बिल्कुल ही वर्क नहीं करना, तो वो वाली लेथार्जी, उस वजह से लेथार्जी लेथार्जी दोनों कंडीशंस में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से, और वहाँ पे वर्क हो ही नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स की कमी है, ठीक है, तो उस वजह से लेथार्जी है, ठीक है। उसके बाद स्लीप साइकिल में ये कैसे काम करता है, तो क्या करता है, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये नॉर्मल स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर हाइपर वाली कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, सीएनएस को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसल्स का जो काम होगा वो होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो नींद तो आएगी, लेकिन सीएनएस को इतना ज़्यादा ये स्टिमुलेट करेगा कि इंसान सो नहीं पाएगा, ठीक है। वहीं हाइपो वाली कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्लीप वेकअप साइकिल में इसका क्या रोल रहता है। अब सेक्सुअल फंक्शन में इसका क्या रोल होता है, तो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो सेक्सुअल ड्राइव एकदम ख़त्म हो जाती है मेल्स में, ठीक है। और अगर इस बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो भी इम्पोर्टेंसी की कंडीशन देखने को मिलती है मेल्स में। और अगर हम फीमेल्स की बात करें यहाँ पे, तो हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों में क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है, ठीक है, और पॉलीमेनोरिया देखने को मिलता है, अमेनोरिया देखने को मिलता है, वो सारी कंडीशंस हम आगे देखेंगे। तो ये सारे फंक्शंस थे जो हमने पढ़े, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी देखी, नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी एनाटमी देखी हमने, है ना, पूरी हिस्टोलॉजी देखी, और इसकी पैथोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी हमने समझने की कोशिश करी है इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को मेरे हर पॉइंट्स समझ में आए हों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थैंक यू।